नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पेयर एक्ट को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कवर किया था, आज हम चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 2 के अंदर हमारे 6 से लेके 20 सेक्शंस रहेंगे एंड एक एक सेक्शन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 की हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। सो चैप्टर 2 का जो सेक्शन 6 है वो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, नेमली इस संहिता में हाई कोर्ट के अलावा कोर्ट ऑफ सेशन रहेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास रहेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेंगे। यहाँ पे कोर्ट की वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है कि हाई कोर्ट के अलावा हमारे कोर्ट ऑफ सेशंस रहेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेंगे फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास की एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेंगे। ये सेक्शन 6 इसको कवर करता है। नाउ सेक्शन 7 हमें कहता है टेरिटोरियल डिवीजन क्या रहेगी। टेरिटोरियल डिवीजन के अंदर एवरी स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजंस एंड एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस संहिता बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट्स भी आ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हमें इसके नंबर या इसकी लिमिट्स को अगर चेंज करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, वो केवल हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ ही चेंज कर सकती है। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड में ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स। अगेन ये ऑल्टरेशन के ऊपर बता रहा है। एंड लास्ट जो बता रहा है सेशन डिविजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन एग्जिस्टिंग इन ए स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। जो सेशंस डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है और जो सब डिवीजन एग्जिस्टिंग है अभी स्टेट में एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता, जब ये संहिता लागू की जा रही है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। तो ये माना जाएगा कि वो इसी सेक्शन के अंदर फॉर्म की गई है। जो अभी एग्जिस्टिंग चल रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 7 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 8 हमें बताता है कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है। कोर्ट ऑफ सेशन में द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। हर सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट रहेगा और एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। हर सेशन कोर्ट का जो हर सेशन कोर्ट को जो प्रिसाइड किया जाएगा वो जज के द्वारा किया जाएगा, जिसको कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस। जब जजेस छुट्टी पे होते हैं तो उनके काम को एडिशनल सेशन जजेस भी कर सकते हैं, या ऑक्यूपाइड है तो उनको एडिशनल सेशन जजेस को भी दिया जा सकता है। हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जजेस भी अपॉइंट कर सकता है बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुरिसडिक्शन। द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो सेशन जज है किसी एक सेशन डिवीजन का, वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। अगर वो सेशन जज हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया किसी एक सेशन जज के लिए, तो वो दूसरे सेशन के लिए सेशन कोर्ट के लिए भी एडिशनल सेशन जज की तरह काम कर सकता है। एंड इन सच केसेस ही मे सिट फॉर द डिस्पोज ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। तो जो किसी एक कोर्ट का सेशन जज है, हाई कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है, अगर उसको किसी दूसरे सेशन के कोर्ट को भी हेड करना है तो वहां पे वो एडिशनल सेशन जज के तरीके से काम कर सकता है, वहां पे अपनी कोर्ट लगा सकता है। सब सेक्शन 5 बताता है वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जजेस इज वैकेंट। जहां पे सेशन जज के ऑफिस वैकेंट है, द हाई कोर्ट मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन जज। अगर किसी कोर्ट में सेशन जज की पोस्ट खाली पड़ी है, हाई कोर्ट उस कोर्ट के मैटर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए किसी भी एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट कर सकता है। राइट। और इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जजेस, और अगर वहां पे एडिशनल सेशन जज है ही नहीं, बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द सेशन डिवीजन एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। और अगर वहां पे एडिशनल सेशन जज नहीं है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको सीजीएम कहते हैं उस सेशन डिवीजन के अंदर, या एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट, कोई भी ऐसा जज और मजिस्ट्रेट जो वहां पे है जिसकी उसकी जुरिसडिक्शन है उसको डील करने की, वो उस एप्लीकेशन को डील कर पाएगा। ये सेक्शन हमारा 8 का सबसेक्शन 5 बताता है। सबसेक्शन 6 बताता है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट सिटिंग एट सच प्लेस, ज्यादातर वो अपनी ऐसी जगह पे अपनी सिटिंग करेगा, और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जो कि हाई कोर्ट निर्धारित करेगा बाय नोटिफिकेशन या स्पेसिफाई करके। बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस, अगर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन, जहां कोर्ट ऑफ सेशन की ये ओपिनियन है दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिवीजन, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein। ज्यादातर सेशन जज जो हैं अपने सेशन कोर्ट में ही बैठेंगे, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस को देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि इट इज बेटर टू हैव अ कोर्ट एट द प्लेस विच इज कंफर्टेबल फॉर बोथ द विक्टिम एज वेल एज द एक्यूज्ड, तो उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट की बैठने की जगह को भी प्रोसिक्यूशन को इन्फॉर्म करके उनके कंसेंट के साथ वहां पे कोर्ट को लगाया जा सकता है। ये सब सेक्शन 6 है जो हमें बताता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सब सेक्शन 6 हमें ये अलाउ करता है कि कोर्ट के अलावा भी कोर्ट जो कि एक्यूज और विक्टिम दोनों के लिए कन्वीनियंट है, प्रोसिक्यूशन की कंसेंट के साथ कन्वीनियंट जगह पे विटनेस को एग्जामिन करने के लिए लगाई जा सकती है। तो कोर्ट की यहाँ पे लगने की जो एरिया है वो अपने एरिया से बढ़कर भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। सब सेक्शन 7 बताता है द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद द संहिता एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच एडिशनल सेशन जज। जो सेशन जज हैं वो समय अनुसार ऐसे ऑर्डर पास कर सकते हैं जो इस संहिता से कंसिस्टेंट रहेंगे, उनको इस संहिता के हिसाब से ही अपने ऑर्डर पास करने हैं। एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच एडिशनल सेशन जजेस, और जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी इसी संहिता के हिसाब से एडिशनल सेशन जजेस को दिया जाएगा। द सेशन सबसेक्शन 8 बताता है द सेशंस जज मे आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन को अर्जेंटली डिस्पोज ऑफ करने की प्रोविजन भी सेशन जज बना सकता है। इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडिशनल सेशन जज, or if there be no additional session judge by the CJM, and such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की क्रिटिकलिटी को देखते हुए उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। एडिशनल सेशन जज उसको देख सकता है, उसकी एब्सेंस के अंदर सीजीएम देख सकता है या जज देख सकता है, मजिस्ट्रेट देख सकता है, जो कि हमने सबसेक्शन 5 में बताया था, वो सबसेक्शन 8 के अंदर दोबारा से क्लैरिफाई किया है कि अगर किसी मैटर के अंदर एजेंसी है तो ये प्रोविजंस अडॉप्ट किए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हमारा सेक्शन 9 है उसके आगे फर्दर 3 सब सेक्शन है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने भी हम कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। एंड ऑफ द सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों के कैटेगरी के जजेस के हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर सकते हैं कोर्ट को। एंड एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से डिस्कस करते हुए नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट establish for any local area one or more special court of the judicial magistrate of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of case where any such special court is established. No other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases of the trial which such special court of judicial magistrate has been established। तो पहली बात तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कितने भी कोर्ट सेटअप कर सकते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड हिसाब से, सेकंड क्लास के जजेस के हिसाब से। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से डिस्कस करते हुए कुछ मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए जो कि स्पेशल कोर्ट की रिक्वायरमेंट मांगते हैं उसको भी सेटअप किया जा सकता है। जहां पे स्पेशल कोर्ट आ जाएंगे वहां पे फिर दूसरे कोर्ट की जुरिसडिक्शन बाहर हो जाएगी, उस मैटर को केवल स्पेशल कोर्ट ही हैंडल करेगा।
ये सब सेक्शन फर्स्ट था सेक्शन 9 का। इसके अलावा भी सेक्शन 9 के 2 और सेक्शन है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो जो ऐसे स्पेशल कोर्ट होंगे उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एंड सब सेक्शन 3 बताते हैं द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स इट टू बी एक्सपीडिएंट और नेसेसरी कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास और एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज ए जज इन सिविल कोर्ट। तो इस कोर्ट के लिए जो केस हैं, तो हाई कोर्ट जब उसको लगता है कि केस को निकालना है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर वो किसी भी जुडिशियल सर्विस के अंदर जो जज एज ए जज काम करे सिविल कोर्ट में उसको पावर दी जा सकती है। ये सेक्शन 9 था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नाउ सेक्शन 10 बताता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या क्या है। In every district, the High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be chief judicial magistrate. हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट एक अपॉइंट करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जिसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सब सेक्शन 2 बताता है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव all or any of the power of chief judicial magistrate under this संहिता or any other law for the time being in force as the high court may direct। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसी तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। और वो जो जुडिशियल चीफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके पास या तो पूरी पावर होंगी या कुछ पावर होगी, जैसा कि संहिता के अंदर फॉर द टाइम बिंग हाई कोर्ट उसको देता है। सब सेक्शन 3 कहता है द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन। किसी भी सब डिवीजन के अंदर हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपॉइंट कर सकता है एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास का वो किसी सब डिवीजन में एज ए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी काम कर सकता है और वो अपनी एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको रिलीव कर दिया जाएगा, ऐसा इस सेक्शन में बताया गया है। सब सेक्शन 4 बताता है सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल के सब्जेक्ट मतलब उसकी कंडीशन के साथ एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल आल्सो हैव एंड एक्सरसाइज such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrate। तो जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पावर है जिसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसी पावर? पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो सुपरविजन भी कर सकते हैं, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वर्क को कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है अदर देन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको छोड़कर बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो सुपरवाइज कर सकते हैं और उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं in the subdivision as the high court may by general or special order specify in this belief। तो सारी अथॉरिटी इनको हाई कोर्ट दे रहा है, तो हाई कोर्ट की परमिशन बहुत जरूरी है। कमिंग टू द सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके अंदर हमारे 2 सब सेक्शन आते हैं। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू। अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट करती है देन हाई कोर्ट क्या करेगा? कन्फर अपॉन एनी पर्सन who holds or has held any post under the government all or any of the power conferred or conferable by or under this sanhita on a judicial magistrate of the first class or of the second class in respect to particular cases or to particular cases of cases in any local area provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rule specify। तो अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को पावर दी जाए जो ऑलरेडी ऐसी पोजीशन होल्ड करता है गवर्नमेंट के अंदर या उसकी ऐसी पावर उसको दी गई है या देने वाली है संहिता के हिसाब से ऑन ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो कि उसकी पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की पावर दी गई है
और द सेकंड क्लास की पावर दे रखी है इन रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर केस और टू पर्टिकुलर केसेस ऑफ द केसेस इन एनी लोकल एरिया। किसी पर्टिकुलर केस के लिए किसी एक व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की परमिशन के द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स दिलवा सकती हैं किसी पर्टिकुलर केस के लिए एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन है, नो सच पावर, ऐसी कोई भी पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन ए पर्सन, ऐसी कोई पावर ऐसे व्यक्ति को ना दी गई हो ऑन ए पर्सन अनलेस ही पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन। तो ये जो रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर देने के लिए, वो दी जा सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जिसके पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लीगल अफेयर से ना हो। तो वो क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो हाई कोर्ट अपने रूल से स्पेसिफाई करेगा कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है और किसी पर्टिकुलर केस के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो व्यक्ति एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो सारे रूल्स फॉलो करता हो जो हाई कोर्ट ने ऐसी पोजीशन के लिए बना रखे हैं। सब सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 आता है, सच मजिस्ट्रेट्स शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, ऐसे व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कहा जाएगा। एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म, वो एक निश्चित टर्म के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा जिसकी अवधि 1 साल से ज्यादा एक समय में नहीं होगी, या एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, या पर्टिकुलरली हाई कोर्ट उसकी अवधि को डिसाइड कर देता है। तो यहां पे हमने सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोजीशन को समझा, जो कि अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। सबसेक्शन 12 है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का लोकल जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, इसके सबसेक्शन 3 है 12 के। हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहती हैं सारी चीजें, और जो सीजीएम है समय अनुसार लोकल लिमिट को उस मजिस्ट्रेट के एरिया के लिए जो अपॉइंट किया गया है उसको निर्धारित करता रहेगा। अंडर सेक्शन 9 और अंडर सेक्शन 11 में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर with which they may respectively be invested under this संहिता, provided that court of special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established। तो ये हाई कोर्ट की मर्जी के साथ ही है, उन्हीं की कंडीशन के साथ है, उसके लोकल एरिया को सीजीएम टेम्परेरी डिफाइन कर सकता है। इसमें स्पेशल कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन आ जाती है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। जो उसकी पावर रहेगी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड, जहां भी मजिस्ट्रेट लोकल जुरिस्डिक्शन में अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 9 और 11 में, extends to an area beyond the district in which he ordinarily hold court. Any reference in this Sanhita to the court of session or CGM shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise requires a reference to the court of session or CGM as the case may be exercising jurisdiction in relation to said district. Where the local jurisdiction of a magistrate appointed, where the local jurisdiction of a magistrate, जो भी मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 9 में अपॉइंट किया गया, एक्सटेंड हो सकता है ऐसे एरिया में जो उसके डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड द कोर्ट, उस कोर्ट के बाहर है, उसके बाहर भी वो जा सकता है। एनी रेफरेंस इन द संहिता टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम शेल इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट throughout the area within his local jurisdiction be construed, तो इस संहिता के अंदर उसका रेफरेंस दिया गया है द कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम शेल इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट। जो कोर्ट ऑफ सेशन है और सीजीएम है इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट, इस मजिस्ट्रेट के संबंध में जिसकी जुरिस्डिक्शन अपने एरिया से बाहर जा रही है, थ्रू आउट द एरिया विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, पूरे एरिया को कवर करेगा जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, बी कंस्टिट्यूट जो उसको दिया गया है, unless the context otherwise requires as a reference to the court of session, अगर उसके बारे में कोई कंटेक्स्ट लेने की जरूरत है या सीजीएम से बात करने की जरूरत है, जैसा भी केस होता है, तो उसका एरिया अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर भी जा सकता है।
अब आता है सबसेक्शन 13। सबसेक्शन 13 बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट कौन कौन होंगे। इसके अंदर भी दो सबसेक्शन ही आते हैं। एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। हर सीजीएम जो होगा वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज का। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो भी दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज। वो सेशन जज के जनरल कंट्रोल के विषय के हिसाब से ही होगा। बी सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम, वो सीजीएम का सबऑर्डिनेट बन जाएगा। सीजीएम सेशन जज का सबऑर्डिनेट है, और जो सेशन जज ने कोर्ट अपॉइंट करे हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, टाइम टू टाइम रूल बनाएगा और गिव स्पेशल ऑर्डर्स, स्पेशल ऑर्डर देगा कंसिस्टेंट विद दिस संहिता, जो कि संहिता के हिसाब से ही होने चाहिए। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, क्योंकि संहिता के हिसाब से होना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट का है वो भी इसी के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी काम किसी को दे दिया। तो सेक्शन 13 हमें बता रहा है कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है। सीजीएम है वो सेशन जज का सबऑर्डिनेट है, और सेशन जज ने जो फर्दर जजेस अपॉइंट किए हैं वो सीजीएम के सबऑर्डिनेट रहेंगे। एंड सीजीएम का काम क्या है, टाइम टू टाइम रूल्स को और स्पेशल ऑर्डर को देना, जो कि संहिता के हिसाब से संहिता के हिसाब से है। एंड सेकंड थिंग, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट, और अपने काम को जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको बांटना जो उसके सबऑर्डिनेट में है। सेक्शन 13 में 14 में आ जाते हैं। सेक्शन 14 है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। इसके अंदर 6 सबसेक्शन आते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डीएम। स्टेट गवर्नमेंट कितने भी वो जितनी जरूरत है ईएम बना सकती है, और उनके ऊपर एक डीएम हो जाएगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको एडिशनल डीएम भी अपॉइंट की कर सकते हैं। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसकी पावर्स डीएम वाली हो जाएंगी, सेम जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में जजेस के बारे में पढ़ा है, इसमें डीएम के बारे में पता चल रहा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी वही, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी वही पावर है जो डीएम की है, इस संहिता में बताया गया। और अंडर एनी अदर लॉ ऑफ टाइमिंग इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हेनेवर इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ डीएम बिकमिंग वैकेंट। जब डीएम का ऑफिस खाली हो जाता है किसी कारणवश, एनी ऑफिसर सक्सीडेड टेम्परेरीली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, such officer shall pending the order of the state government exercise all the power and perform all the duties respectively conferred and imposed by this संहिता and डीएम। तो अगर ऑफिस खाली है तो उसका जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, जिसकी पावर्स हैं और उसकी क्वालिफिकेशन है, उसको एज ए डीएम अपॉइंट किया जाएगा और वो फैसले ले सकता है सरकारी कामकाज के लिए। सबसेक्शन 4 बताता है द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन ईएम इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक सब डिवीजन का चार्ज दे सकते हैं एंड में रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर्स। उसको ईएम की ड्यूटी से हटा देंगे एंड उस कंडीशन के अंदर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट उसको कहा जाएगा, तो ईएम एसडीएम बन सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 5 बता रहा था स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, अपने ऑर्डर के द्वारा सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट, जो भी ऑर्डर है जो भी उसको सही लगता है उस पावर को जो हमने ऊपर पढ़ा है पावर डेलीगेट कर सकता है सबसेक्शन 4 में टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, वो सारी पावर डीएम को दे सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रीक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम conferring under any law for the time being in force on a commissioner of police all or any of the power of an executive magistrate। इस सेक्शन में ऐसा कोई भी, इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है शैल प्रीक्लूड जिसको इंक्लूड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ बनाने के लिए फॉर द टाइम बिंग, मतलब स्टेट को पावर है वो कोई लॉ बना सकती है ऑन ए कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो स्टेट के पास पावर है वो कमिश्नर की भी लॉ बना सकती है और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर भी लॉ बना सकती है।
सबसेक्शन 15 हमें बताता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। The state government may appoint for such term as it may think fit executive magistrates or any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent to be known as special executive magistrate for particular areas. The state government may appoint for such term as it may think fit. उतने टर्म के लिए वो अपॉइंट कर सकती है ईएम को और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से कम का ऑफिसर वो नहीं होना चाहिए या उसके बराबर का होना चाहिए, उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बनाया जा सकता है अगर लगता है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर पर्टिकुलर एरिया और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन, किसी पर्टिकुलर एरिया में और किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। एंड कन्फर्ड ऑन सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच ऑफ द पावर एज आर कन्फेरेबल अंडर द संहिता, उसको वो सारी पावर दे सकती है जो ये संहिता अलाउ करता है वो पावर देने के लिए। ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज ए डीम फिट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हो सकती है जैसा कि ये संहिता इसमें बताती है। सबसेक्शन सेक्शन 16 आता है। सेक्शन 16 है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगी, उसके बीच दो सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 बताता है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द डीएम may from time to time define the local limit of the areas within which the executive magistrates may exercise all or any of the power with which they may be invested under the संहिता। डीएम की हमने लोकल लिमिट डिसाइड कर दी है। अगर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे रखी तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ पावर एक मजिस्ट्रेट की वही रहेगी जो उसके पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी वो पावर रहेगी। अगर उसकी वो लिमिट डिसाइड कर दी गई है तो उस लिमिट के हिसाब से होगा। सेक्शन 17 बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने समझे हम उनके सबऑर्डिनेट कौन होंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डीएम। डीएम का सबऑर्डिनेट कौन है, ईएम। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट छोड़ के एसडीएम को छोड़कर एक्सरसाइजिंग पावर इन सब डिवीजन शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट्स। ईएम के भी सबऑर्डिनेट्स होंगे और वो कंट्रोल किसके रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेंगे। सिस्टम सारा वही है जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। सीजीएम जीएम का हमने पढ़ा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट सीजीएम है एंड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्दर मजिस्ट्रेट हायर करेगा वो सीजीएम के सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। सेम ऐसा ही डीएम के सबऑर्डिनेट ईएम है और डीएम जो फर्दर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नीचे मजिस्ट्रेट करेगा वो ईएम के सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर। एग्जैक्टली वही सब चीजें हैं कि वो रूल देगा, वो संहिता के हिसाब से होगी और काम का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। सब सेक्शन 18 बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, जो जनता के लिए केस लड़ते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 6 सबसेक्शन है, 9 सबसेक्शन है। For every high court, the central government or state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor. हर हाई कोर्ट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है हाई कोर्ट से डिस्कस करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी। एंड मे ऑल्सो अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट से डिस्कस करके सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के लिए हायर करेगी। For conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be, provided that for the National Capital Territory of Delhi, the central government shall, after consultation with the High Court of Delhi, appoint the public prosecutor or additional public prosecutor for the purpose of this subsection. तो public prosecutor का काम क्या है, वो state government और central government को high court में represent करेगा। The central government may appoint 1 or more public prosecutor for the purpose of conducting any case in any district or local area. एक से ज्यादा भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। राइट, काम ही यही है, केस को ही तो देखना होता है वकीलों को। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी एंड में ऑल्सो अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा
और एक या दो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रोवाइडेड दैट द पीपीआर और एपीपी अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड आल्सो टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी एज द केस मे बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है। द डीएम शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज से कंसल्टेशन करके एक पैनल बनाएगा जिसमें नाम होंगे लोगों के जिसके अंदर उसको लगता है कि वो फिट हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए। नो पर्सन, देखो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है जो नए नए वकील बने हैं कई उनको ये संहिता से भी पता चलता है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कल को वो कैसे बन सकते हैं। कई लोग बाहर से पढ़ के आए जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं पता, तो मेरे बेयर के वीडियोस को देख के आपको यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बन सकते हैं। ये हमें सेक्शन 18 बताता है जिसके सब सेक्शन 7 हैं और अपने अपने तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं। No person shall be appointed by state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of the name prepared by the DM under subsection 4। सबसेक्शन 4 में जो उसने बताया पैनल में नाम होना चाहिए, अगर नाम नहीं है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 5, इस सेक्शन के बावजूद वेयर इन ए स्टेट देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक prosecutor or additional public prosecutor only for among the person constituting such cadre। इसके बावजूद भी बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्र में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक कैडर बना होता है, तो अगर उस कैडर में से हैं तो उसको भी कंसल्टेशन करके बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट दैट गवर्नमेंट में अपॉइंट ए पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में बी फ्रॉम द पैनल ऑफ द नेम्स प्रिपेयर्ड बाय डीएम अंडर सबसेक्शन 4। तो अगर कैडर के अंदर हम किसी को फिट नहीं समझते तो फिर हम डीएम की हेल्प लेके वही पैनल वाला सिस्टम अपनाएंगे जो सबसेक्शन 4 में हमें बताया गया है। ये सैंपल एक्सप्लेनेशन है रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की। आगे चलते हैं। इसका सब सेक्शन 7 में बताता है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज पीपी और एन एडिशनल पीपी अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 ओनली इफ ही हैज बीन प्रैक्टिस इन एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 ईयर। तो मिनिमम 7 साल की, सॉरी यहाँ पे मिनिमम जो यस मिनिमम 7 इयर्स की क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर 7 ईयर की क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस अ पर्सन हु हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 इयर्स एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 साल की हो, उससे कम ना हो, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन under the subsection under this subsection। प्रोसिक्यूटर के अलावा विक्टिम के पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस का भी वकील हायर कर सकता है। यही बात इसको बताया गया, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, तो वो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करेगा इस सबसेक्शन के हिसाब से। सबसेक्शन 9 जो इस सेक्शन का सबसे लास्ट सबसेक्शन है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 7 जो हमने ऊपर पढ़ा था, एलिजिबिलिटी देखा था 7 ईयर की। द सबसेक्शन 8 जो 8 में हमने देखा कि 10 ईयर की प्रैक्टिस से मिनिमम प्रैक्टिस वाला स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन बन सकता है। फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और हैज रेंडर्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ए संहिता, या तो संहिता से पहले उसके बाद में, service as a public prosecutor or additional public prosecutor or APP or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be period during which such person has been in practice as an advocate।
ऐसा वो समय जिसमें उसने पीपी का टाइम दिया है, एपीपी का टाइम दिया या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का टाइम दिया है, अदर देन प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के अलावा किसी भी नाम से हम उसको पोजीशन को लाने, शैल बी डीम्ड टू बी द पीरियड, वो पीरियड डीम्ड टू बी पीरियड माना जाएगा ड्यूरिंग विच सच पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। तो उस पीरियड को भी एज ए एडवोकेट कंसिडर किया जाएगा फॉर द सबसेक्शन 7 एंड 8 की मॉनिटरिंग के लिए, राइट। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 19। सेक्शन 19 है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? द स्टेट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में एक और एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकता है विद प्रिजुडिस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2। इन दोनों सेक्शन के अंदर जो भी प्रिजुडिस प्रोविजंस हैं, वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, जहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। डीएम अपॉइंट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को उस केस के चार्ज के लिए आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट। 14 दिन के समय के साथ अगर सरकार अपना एपीपी अरेंज नहीं कर पा रही असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो 14 दिन के समय देके अपना बंदा वो रेफर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही। किसी पुलिस वाले को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा अगर हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह से इन्वॉल्व है, इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, जिसमें एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर पुलिस वाले की कोई भी रोल है तो उस व्यक्ति को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट करेगा डीएम। एंड सेकंड कंडीशन है इज बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के रैंक से अगर वो कम है तो भी उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा। इस सेक्शन के आखिरी सेक्शन में, इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन में हम पहुंच गए हैं, सेक्शन 20। सेक्शन 20 के फर्दर सबसेक्शन है कुल मिला के 12। इसमें क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को समझाया गया है, प्रोसीजर है। ये सेक्शन में जो सबसेक्शन है वो प्रोसीजर है, हर एक सबसेक्शन एक एक प्रोसीजर को क्लियर कर रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश a directorate of prosecution in state consisting of director of prosecution and as many deputy director of prosecution as it think fit। अब सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझ लिया, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझ लिया, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझ लिया, अब हम डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को समझ रहे हैं। तो एक स्टेट के अंदर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, a director of prosecution in the state consisting of director of prosecution and as many deputy director of prosecution। तो किसी भी स्टेट के अंदर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और कितने भी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे जितना स्टेट को जरूरत है। A district directorate of prosecution in every district consisting of as many deputy director and assistant director of prosecution। तो डेप्यूटी डायरेक्टर भी रहेंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी रहेंगे जितनी उनकी जरूरत है और स्टेट को लगता है। ये सब सेक्शन ए का फर्दर सेक्शन ए एंड बी है। सब सेक्शन 2 बताता है अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। अब एलिजिबिलिटी क्या है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर जो बात करते हैं वो एडवोकेट की प्रैक्टिस में कम से कम 15 साल रहा हो या वो सेशन जज रहा हो, तो उसको हम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बना सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की प्रैक्टिस कम से कम 7 साल से ना हो या वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का रहा हो। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को हेड कौन करेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड करेगा। हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। एंड किसके अंदर काम करेगा, स्टेट होम डिपार्टमेंट को वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन।
वो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। और एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो होगा वो सबऑर्डिनेट होगा डेप्यूटी डायरेक्टर का होगा। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, special public prosecutor appointed by the state government under subsection 1 and subsection 8 of section 18 to conduct cases in high court shall be subordinate to the director of the prosecution। तो जितने भी पीपी हैं, एपीपी हैं, स्पेशल पीपी हैं, वो सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट रहेंगे। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 3 and subsection 8 of section 18 to conduct cases in district court and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 19 shall be subordinate to the deputy director or prosecution or assistant director of the prosecution। so जो public prosecutor APP वगैरह हैं वो इनके subordinate रहेंगे। Powers and function of the director of prosecution shall be monitor cases in which offences are punishable for 10 years। पावर्स क्या है डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की? ऐसे केस को मॉनिटर करना जिसमें ऑफेंसेस हैं और उनकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल या उससे ज्यादा है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या डेथ है, टू एक्सपीडाइट द प्रोसीडिंग एंड टू गिव ओपिनियन ऑन फाइंडिंग ऑफ अपील्स। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पास 10 साल उससे ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ वाले केसेस ही आएंगे। The powers and functions of the deputy director of prosecution shall be examined and scrutinize police report and monitor the cases in which offences are punishable for 7 years। डेप्यूटी डायरेक्टर के पास क्या आ जाता है? वो सब केसेस को एग्जामिन करना, स्क्रूटनी करना, पुलिस रिपोर्ट को स्क्रूटनी करना, ऐसे केसेस को मॉनिटर करना जिसमें जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट है 7 साल है लेकिन 10 साल से कम है। ऐसे केसेस के डिस्पोजल के लिए वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। The function of the assistant director of the prosecution shall be monitor cases in which offences are punishable for less than 7 years। 10 साल, 7 साल से ज्यादा, 10 साल से कम, 7 साल से कम। Notwithstanding anything contained in subsection 7, 8, 9, इन तीनों सेक्शन के अंदर जो भी कंडीशंस हैं, the director, deputy director or assistant director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all proceeding under this संहिता। उनके पास पूरी पावर है जो भी संहिता के अंदर केसेस को डील करने की जिक्र किया गया है। The other powers and function of the director of prosecution, deputy director of prosecution and the assistant director of prosecution and the areas for which each of the deputy director of prosecution or assistant director of prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify। जो other power और function है वो state government notify करेगी, specify करेगी। The provision of this section shall not apply to the advocate general for the state while performing the function of a public prosecutor। इस प्रोविजन सेक्शन के जो प्रोविजन है वो एडवोकेट जनरल पे लागू नहीं होंगे फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं उन पे रूल्स लागू नहीं होंगे। यहाँ हमने आज अपना चैप्टर 2 खत्म कर दिया है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी अपने प्रोफेशन से, मेरा काम ये है कि जो नए वकील बने हैं और जो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो हमसे कोई मदद लेना चाहते हैं, किसी केस में समझना चाहते हैं, उनको कोई भी कंफ्यूजन है, वो डायरेक्ट हमें मैसेज करें। हमारा काम है लॉयर्स गाइड का। हम अपने सभी लॉयर्स भाई को, एडवोकेट भाइयों को अपनी गाइडेंस देंगे। जो अपने सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं उनको अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाती है, एक्सपोजर मिल जाता है, वो अच्छी खासी लर्निंग कर लेते हैं। जो लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं उनके पास बहुत चैलेंजेस आते हैं और वो कई बार कई चीजें पूछ नहीं पाते या उनको लगता है कि कौन मुझे बताएगा। तो उन सब के लिए हम खड़े हैं। हम आपको आपके इस प्रोफेशन में बढ़ने के लिए पूरी मदद करेंगे। आप बस हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके किसी तरह काम आया है और आप हमें इसके लिए कुछ एक गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो मैं अपने इस चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस नंबर पे मुझे जो आपके मन में इच्छा हो, एक गुरु का भाव रखते हुए देना चाहते हैं, आप मुझे अपनी फीस दे सकते हैं। विल एक्सेप्ट इट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।